हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि ये जीएसटी ये किस तरह का टैक्स है। क्या हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर हमें कुछ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा या फिर ये कोई अलग तरह का टैक्स है। तो मैं आज इस लेक्चर में आपका ये कंफ्यूजन दूर करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा जीएसटी क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने पे इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीएसटी का बेस, जीएसटी एक्चुअल में ओवरव्यू की क्या है। जीएसटी समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है ये कैसे काम करता है। इंडिया का इंडियन टैक्स सिस्टम ये डिवाइडेड है दो सेक्टर्स में। दो तरह के टैक्स हैं, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब डायरेक्ट टैक्स हम हर फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमारा जॉब हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी हमारी सैलरी मिलती है उसमें से हमारा इनकम टैक्स कटता है, वो हम हर फाइनेंशियल ईयर में उसका रिटर्न भरते हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा जो भी हमारा एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, वैट लगता है हमारा, ठीक। रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाने, सर्विस टैक्स लगता है हमारा, ठीक है। और भी बहुत तरह के टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है, कस्टम्स टैक्स। इतने तरह के जो टैक्स हैं ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट कैसे हैं? क्योंकि हम इनको डायरेक्टली पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम जब कोई मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो उसमें हम सर्विस टैक्स देते हैं, तो वो एक्चुअली हम सर्विस टैक्स उसको दे रहे होते हैं दुकानदार को, बट वो इनडायरेक्टली किसके पास जाएगा? इनडायरेक्टली जाएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है? एक इंटरमीडिएरी मतलब एक इंटरमीडिएट पर्सन इन्वॉल्व है हमारे और गवर्नमेंट के बीच में, इस वजह से ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कुछ नहीं है, बस ये जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स हम पे करते हैं अलग अलग रेट पे, अलग अलग चीजों पे, वो हमारा सब्ज्यूम हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा किसमें? जीएसटी में। मतलब हमें अब कोई अलग अलग टैक्सेस नहीं पे करने, हमें क्या करना है? सिर्फ एक टैक्स देना होगा, जीएसटी, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है जीएसटी का। समझ में आया होगा आपको कि क्या है बेसिक जीएसटी का मतलब। अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। पहला, जैसे मैंने बोला, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पूरे नेशन में एक ही लगेगा, ठीक है, और ये 1 जुलाई से रोल आउट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानना, 1 जुलाई 2017 से ये रोल आउट होगा, ठीक है। एक सिंगल टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, और ये लगेगा किस पे? मैन्युफैक्चर से लगेगा कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर जो भी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर जो गुड्स बनाता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो ये जो बीच का प्रोसेस फ्लो है, जितने लोग इसके बीच में इन्वॉल्व हैं उसके बीच में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। वो मैं समझाऊंगा कैसे इंप्लीमेंट होगा ये। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देखने वाली, फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। जो उसका टैक्स का भार हो गया था, उस बर्डन को रिमूव करने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। और इंडिया ने कैनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी यूज किया है। अब एक्चुअल में आप ये देख रहे होंगे डुअल जीएसटी लिखा हुआ है यहाँ पे। कनाडा ने और 2-3 और कंट्रीज हैं जिन्होंने डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट किया। डुअल जीएसटी क्या है? मतलब स्टेट अलग जीएसटी लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग जीएसटी लेगी, मतलब कि दो अलग अलग जीएसटीज कलेक्ट होंगे, ठीक है। वो बाद में आपस में शेयर करेंगे या दोनों आपस में शेयर करेंगे या फिर कंबाइंड हो जाएगा या अलग अलग दोनों कलेक्ट करेंगे, ये एक अलग इशू है। बट मेन चीज क्या है कि सिंगल जीएसटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स ले रही है, स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जहां पे भी सेंटर और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे डुअल जीएसटी, इसको हम डुअल जीएसटी बोलेंगे, ठीक है। तो कनाडा में डुअल जीएसटी चलता है, जिसके मॉडल को इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है, ये जरूरी है आपके लिए जानना। नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको सबज्यूम करेगा, आपस में मर्ज कर लेगा और एक सिंगल जीएसटी बन जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए इतने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, और इस एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ठीक है। इतने तरह के टैक्स अब खत्म हो जाएंगे और वो जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टेट लेवल पे देख लीजिए कौन कौन से टैक्स हैं हमारे। वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट बोलते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स जितने भी हैं, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी पे जो हम देते हैं, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये जितने भी स्टेट लेवल के ये टैक्सेस हैं ये हमारे खत्म हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब कितने तरह के काइंड्स ऑफ जीएसटी यहाँ पे हम देखेंगे, कितने तरह के जीएसटी हैं। 3 तरह के जीएसटी एप्लीकेबल हैं, 3 तरह के जीएसटी होंगे। कौन कौन से? पहला देख लीजिए सीजीएसटी। ये वो रिवेन्यू है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करेगा, इस वजह से इसका नाम है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। नेक्स्ट है एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? जिसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंट्रा स्टेट सेल्स, मतलब विद इन द स्टेट अगर कोई परचेज और सेल होगा गुड्स का, ठीक है, वो कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट कलेक्ट करेगी। और लास्ट है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये क्या होगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा हमारा, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल्स के लिए, मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर कोई सामान सेल और परचेज होता है, ट्रांसफर होता है, उस पे जो टैक्स लगेगा वो कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका नाम होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम रेट्स के बारे में जल्दी से। जीएसटी पे कितने तरह के रेट्स लगेंगे? देखिए 4 तरह के रेट्स अभी डिसाइड हुए हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। 5% वो रेट्स हैं, 5% वो रेट्स हैं जो कि एकदम बेसिक आइटम्स जो हमारे हैं उन पे लगेंगे। जैसे देख रहे होंगे आप, एडिबल ऑयल, शुगर, स्पाइस, टी, कॉफी, ये सारे चीजें जो कि हमारे रेगुलर यूज वाली चीजें हैं, उस पे सबसे कम टैक्स रखा गया 5%। और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस, एसी ट्रेन ट्रेवल, इकोनॉमी एयर ट्रेवल, ये इस पे सिर्फ लगेगा हमारा 5%। 12% थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। क्या क्या चीजें होंगी? जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स जो हम खरीदते हैं बिग बाजार से, वो सारी चीजें, प्रोसेस्ड फूड जो पैकेज फूड है, सेल फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, इस पे 12% लगेगा। सर्विसेज में आप देख रहे हैं नॉन एसी रेस्टोरेंट्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं पेंटिंग के लिए, व्हाइट वॉशिंग, खासतौर पे व्हाइट वॉशिंग या कंस्ट्रक्शन, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट लगाते हो उस पे 12% टैक्स लगेगा। बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल, इस पे 12% लगेगा। फर्टिलाइजर्स पे हमारा 12% ही लगेगा। 18% थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो जाता है। प्रिजर्व वेजिटेबल्स, ठीक है, बीड़ी पत्ता, बिस्कुट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, सूप, इन सब पे 18% लगेगा। और सर्विसेज में जितने भी टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में आपकी आ जाती हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, इन सब पे, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, इन सब पे आपका लगेगा 18%, ठीक है। और सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा 28% हमारे लग्जरी आइटम्स पे। वो क्या क्या होंगे? जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, एसी, फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सिनेमा हॉल्स, रेस क्लब्स, बेटिंग अगर आप कर रहे हैं,
तो ये इन सब पे जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उन पे सबसे ज्यादा 28% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजों पे टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा, किन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो वो है सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन पे के नाम पे कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा एजुकेशन पे। हेल्थ केयर सर्विसेज पे नहीं लगेगा। पिलग्रिमेज टूर, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो पिलग्रिमेज टूर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप जो भी आपका चार धाम यात्रा है, तो ये क्या है, पिलग्रिमेज टूर है। ठीक है, हज यात्रा हो गई। ठीक है, इस पे जो भी आप टूर्स एंड ट्रेवल्स का प्लान करोगे, इस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और मेट्रो ट्रेवल जो कि आप लोकल ट्रेवल के लिए यूज करते हो, रोजाना ऑफिस जाने के लिए जो भी जितनी मेट्रो सिटीज है वहां यूज होती है मेट्रो ट्रेन, उस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब ये जीएसटी से बाहर है। और अब ये तो होने ही थे बाहर जो कि बेसिक फूड आइटम्स हैं, मिल्क, पनीर, कर्ड, सीरियल, जो भी हम अपने एकदम बेसिक हमारे खाने पीने के सामान है वो भी जीएसटी से बाहर ही रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम सेक्टर पे भी जीएसटी अभी नहीं डिसाइड हुआ है, हालांकि आगे चल के लग सकता है, लगेगा, डिसाइड होगा, क्योंकि अभी जो जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने अपना अप्रूवल नहीं दिया है। वो जब तक अप्रूवल नहीं देंगी पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लग सकता। और दूसरा है अल्कोहल भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगने वाला। अब देख लेते हैं जीएसटी रेट्स जो कि बाहर की कंट्रीज में कितने कितने हैं, जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी। यहां पे मैं बताने वाला हूं आपको प्रोसेस, किस तरह से जीएसटी लगेगा सामान पर। जब कोई सामान रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग से होलसेल पे जाएगा, होलसेल के बाद रिटेल से कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तो जीएसटी का क्या फ्लो होगा, किस तरीके से लगेगा, वो अब मैं आपको बताता हूं जल्दी से। स्टेज वन मतलब मैन्युफैक्चरर जो कि आपकी चीजें बना रहा है, जो कि आपके रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहा है चीजें बनाने में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं शर्ट के केस में। ठीक है, शर्ट के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्लॉथ लगेगा, ठीक है, थ्रेड लगेगा, ठीक, बटन लगेंगे, ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल वो लगेगा बेसिक शर्ट बनाने के लिए। ठीक है, टेलरिंग की कॉस्ट होगी, इन सब पे मान लीजिए उसकी लागत लगी 100 रुपए। ठीक है, जिसमें कि टैक्स लगा उसे 10%, मतलब ₹10 का उसे लगा क्या, टैक्स, 10 रुपए टैक्स लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो 10 रुपए है ये इस 100 रुपए में इंक्लूडेड है, मतलब इन 100 रुपए में वो 10 रुपए टैक्स दे चुका है, मतलब 90 का उसका रॉ मटेरियल हुआ है सब चीजों का, प्लस 10 रुपए उसने क्या करा, टैक्स दिया। अब क्या करेगा वो, कुछ उसमें वैल्यू ऐड करेगा। क्या करेगा, वैल्यू, मतलब उसको और सुंदर बनाएगा, अपने मार्जिन इंक्लूड करेगा, ये सब चीजें करेगा। उसके लिए उसने लिए 30 रुपए। ठीक है, अब ग्रॉस वैल्यू कितनी हो गई शर्ट की, ग्रॉस वैल्यू हो गई ₹130। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा इसके आउटपुट पे टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, कितना, 10%। तो ये कितना इस पे टैक्स हुआ, ₹13। ठीक है, तो बट अब जीएसटी के अंदर क्या होगा कि जो वो टैक्स रॉ मटेरियल के केस में दे चुका है, ठीक है, वो उसके एग्जिस्टिंग जितना उसका आउटपुट पर टैक्स बन रहा है उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। तो बैलेंस जितना बचेगा वो देगा जीएसटी के अंदर। ठीक है, ₹3 जो कि बैलेंस था वो जीएसटी के केस में देगा। ठीक है, ये तो हो गई स्टेज 1 की बात, मैन्युफैक्चर लेवल पे। अब मैन्युफैक्चर लेवल से कहां पे जाएगा, होलसेल लेवल पे, स्टेज 2। होलसेल लेवल पे देखिए वही होगा, वो परचेज करा उसने कितने रुपए में, 130 रुपए में, जिसमें उसका जीएसटी 13 रुपए इंक्लूडेड है, 13 रुपए टोटल टैक्स दे चुका है वो। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो भी होलसेल वाला भी क्या करेगा, ऐड वैल्यू करेगा, अपना मार्जिन उसमें ऐड करेगा।
मान लीजिए उसने 20 रुपए का मार्जिन ऐड किया। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, अब कॉस्ट कितनी हो गई शर्ट की, 150 रुपए, ठीक है, 150 हो गई। अब इस पे जब 10% टैक्स लगेगा, एट 10% टैक्स, तो टैक्स कितना बना, ₹15, बट 13 रुपए तो वो टैक्स दे चुका है, ठीक है, 13 रुपए उसने अभी जस्ट पिछली स्टेज में टैक्स दे दिया। तो अब जीएसटी के अंदर उसे कितना टैक्स देना होगा, ₹15 माइनस ₹13। ये क्या है, 10 रुपए उसने पहले दिया था, 3 रुपए बाद में दिया, टोटल कितना रुपए टैक्स दिया, 13 रुपए, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, मात्र 2 रुपए, मात्र 2 रुपए उसको जीएसटी के फॉर्म में देने होंगे इस स्टेज में। अब आई नेक्स्ट स्टेज की बारी, स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा, होलसेल से कहां पे जाएगा, रिटेलर के पास, रिटेलर के पास, ठीक है। रिटेलर क्या करेगा, वो क्या करेगा, बाय करेगा शर्ट को, ठीक है, वो शर्ट को खरीदेगा कहां से, होलसेलर से। जैसे ही खरीदेगा तो उसकी अभी परचेज वैल्यू कितनी है, ₹150, लास्ट वैल्यू कितनी है, 150। अब उसमें वो क्या करेगा, ऐड वैल्यू करेगा, ठीक है। ये रिटेलर वो है जो कि बिग बाजार वाला है, ठीक है, बिग बाजार वाला या कोई ब्रांड वाला आदमी जो उसमें अपनी वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है, मार्जिन जो कि होगा एक्चुअल में, अपना टैग वैग लगा देगा, ठीक है। अब जैसे ही इस पे लगेगा, मान लीजिए उसने इस पे कितना ऐड करा मार्जिन, 10 रुपए, ठीक है, तो अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 150 प्लस ₹10, ये उसने मार्जिन ऐड करा, तो कितना हुआ, ₹160। 160 पे जब टैक्स लगेगा एट 10% टैक्स, ठीक है, तो कितना बना, ₹60, 16 रुपए टैक्स बना। लेकिन 15 रुपए तो वो ऑलरेडी दे चुका है पिछली स्टेज में, तो वो इससे हो जाएंगे माइनस, तो बचेगा कितना, ₹1, जो कि उसको जीएसटी के फॉर्म में जीएसटी के नाम पे देना पड़ेगा, मात्र ₹1। मतलब आप देख रहे होंगे मैन्युफैक्चर से आते आते रिटेलर तक टैक्स उसका घट गया, मतलब घटा नहीं, एक्चुअल में वो टैक्स दे चुका है, बट इन द प्रोसेस जो दे चुका है उसको दोबारा नहीं देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो रिपल इफेक्ट था टैक्स का, रिपल इफेक्ट या आप कह सकते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा, ठीक है, कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिंगल टैक्स लगेगा, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जो कि पूरे प्रोसेस में आपने देखा मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक लगेगा, और जो भी उसका रिपीटेटिव टैक्स है, वो जो जितना वो पे कर चुका है, वो नेक्स्ट स्टेज में माइनस हो जाएगा, घटा दिया जाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट है जीएसटी का, इस तरीके से इंपोज किया जाएगा जीएसटी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के, ठीक है। पहला, इजी कंप्लायंस होगा, ठीक है, जितना भी रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न, पेमेंट है, वो सारा ऑनलाइन होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई कागज कलम पे बात नहीं होगी, सारी चीज ट्रांसपेरेंट रहेगी और आपको तुरंत उसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स के केस में, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी रहेगी टैक्स रेट्स और स्ट्रक्चर में, मतलब जीएसटी के रेट्स आपने देख लिए एकदम फिक्स्ड हैं, जिन जिन चीजों के फिक्स्ड हैं वो वैसे ही रहेंगे, तो इसमें कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टेट में आप जाओ, आपको हर सामान का एक ही प्राइस देना होगा, एक ही टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। जो बाहर की कंपनीज हैं वो अगर बिजनेस करना चाहती हैं या एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में बिजनेस करना चाहते हो, तो क्या होगा, आपका यूनिफॉर्मिटी रहेगी टैक्स की, और बिजनेस करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ेगी और बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बात करी रिमूवल ऑफ कास्केडिंग, मतलब जो वैल्यू चेन है, जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरे मैन्युफैक्चर से लेकर रिटेलर तक बार बार टैक्स लगता था हर स्टेज पे, वो नहीं लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा, और जो प्रीवियस टैक्स दे चुका है वो माइनस कर दिया जाएगा उसमें। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, बेशक बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, वहां पे क्या होगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा तो जितनी भी ट्रेड और इंडस्ट्री के केस में कॉम्पिटिटिवनेस है बढ़ेगी आपकी।
मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को बहुत गेन होने वाला है। जैसे आपने देखा, आपका टैक्स का कम हो गया, आपका जो टैक्स लगता था हर स्टेट पे वो कम हो गया। अब जितनी भी मेजर इस सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्स हैं जो कि जीएसटी में कंबाइन कर दिए गए हैं, उनका क्या होगा, जितने भी इनपुट सर्विसेज हैं, ठीक है, मतलब जितनी उसकी लागत लगी उस पे जो टैक्स है वो कम हो गया, ठीक है। लोकली मैन्युफैक्चर, जो भी उसको लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्ट लगती थी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और सेंट्रल सेल्स टैक्स जो उसको देना ही देना पड़ता था वो फेज आउट हो चुका है, जिससे कि उसका कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो कम हो जाने वाली है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला। अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस जीएसटी के क्या क्या होंगे। डिसएडवांटेजेस इसको इंप्लीमेंट करने के, ठीक है। पहला क्या है, हाई टैक्स बर्डन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज, ठीक है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी स्मॉल बिजनेसेस थे मैन्युफैक्चरिंग के केस में, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसका रीजन क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो अपना एग्जिस्टिंग टैक्स का स्ट्रक्चर है, उसमें अभी तक क्या था कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिनका टर्नओवर 1.50 करोड़ से ज्यादा होता था, ठीक है, उनको एक्साइज ड्यूटी मोर देन 1.50 करोड़, उनको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, ठीक है। उनको क्या था कि एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन अभी ये 1.5 करोड़ की जो वैल्यू है, इसको घटा के कर दिया गया है मात्र 20 लाख रुपए। मतलब जो भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है, उनको भी अब क्या है, एक्साइज ड्यूटी नहीं, उनके ऊपर अब जीएसटी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो खेल हुआ है ये कितना प्रॉब्लम करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। मतलब ये वैल्यू बहुत ज्यादा घटा दी गई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टैक्स का बर्डन किसे उठाना पड़ेगा, छोटी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाने वाली है। ये कैसे होगा, देखिए, जितने भी बिजनेसेस हैं, अभी तक क्या था कि वो लोग जो छोटे बिजनेसेस थे, प्रेजेंट का जो सेल्स टैक्स, प्रेजेंट का जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको सर्विस टैक्स को पे करने के लिए उनको कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता था, ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉ में उनको सारे टैक्स के पता थे, तो वो खुद से ही, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस खुद से ही पे कर लेती थी, मैनेज कर लेती थी, फाइल रिटर्न कर लेती थी। लेकिन हालांकि जीएसटी के आने के बाद सारी चीजें नई हो गई हैं, एकदम नया इम्प्लीमेंटेशन है, तो उनको एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उनकी जो कॉस्ट है, एक बेकार की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो बढ़ जाने वाली है, ठीक है। हायर करना पड़ेगा उनको प्रोफेशनल को, जो कि जीएसटी को डील करे उनकी कंपनी की तरफ से, ठीक है, उनकी मदद करे फाइल रिटर्न करने में, ठीक है। तो यहां से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। नेक्स्ट, जीएसटी 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2017-18, अब इसमें होगा क्या कि फर्स्ट 3 मंथ्स, जो शुरुआत के 3 मंथ्स हैं, उसमें तो हम फॉलो करेंगे ओल्ड टैक्स, ठीक है। और जो बाद का जितना बचा हुआ टाइम है, ठीक है, 9 मंथ्स, उसके लिए हम करेंगे जीएसटी फॉलो, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, 2 पैरेलल टैक्स सिस्टम चलेंगे, जिससे क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा बिजनेसेस में हमारे अंदर, ठीक है। और काफी कंफ्यूजन होने की वजह से थोड़ा डिस्ट्रप्शन भी होने का चांस है, ठीक है, क्योंकि एकदम मिड से अगर आप कोई चीज चालू करोगे तो वहां पे थोड़ा अफरा तफरी मच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टैक्स विल, ये तो नॉर्मल है। जैसे ही आप, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हम पहले कम टैक्स देते थे, अब उस पर 12%, 18% या 28% टैक्स देना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि प्राइस तो बढ़ जाएगा चीजों का, जैसे ही टैक्स ये लगेंगे, ठीक है। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बोला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो, उसको जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि सही नहीं है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने
अभी अपने लोकल टैक्स लगाएंगी, ठीक है, जिसमें जैसे कि आप देखते हो कोलकाता में पेट्रोल का दाम है 73.50 और वहीं मुंबई में 76 पॉइंट कुछ है। तो ये क्या है डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सारी स्टेट्स अपने अलग अलग लोकल टैक्स लगाती हैं, स्टेट टैक्स लगाती हैं, से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाती हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर पेट्रोलियम सेक्टर को भी जीएसटी में कर दिया गया होता तो हर जगह पेट्रोल के दाम सेम रहता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको नहीं कवर अप करा गया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसे ही आप ये टैक्स लगाओगे तो सिटी बैंक के जो एक इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि जो 2-3 कंट्रीज थी जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, इन 3 कंट्रीज ने जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया तो इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ गया था, ठीक है। 2-3-4 मंथ के लिए इन्फ्लेशन प्राइस राइज बहुत तेजी से हो गया था, ठीक है। हालांकि वो आफ्टर 1 ईयर नॉर्मलाइज हो गया, 1 ईयर में वो नॉर्मलाइज हो गया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको उस पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि उन्होंने उसकी तैयारी करी हुई थी। लेकिन अपनी गवर्नमेंट ने अभी इस पे कोई एक्शन या कोई तैयारी प्रिवेंशन नहीं ले रखा है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि माना जा रहा है, गवर्नमेंट का कहना है कि जीएसटी के रेट्स का हमारी महंगाई पे कोई खासा फर्क पड़ने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उनका कहना है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब भारत कितनी जल्दी उसे नॉर्मलाइज कर लेता है ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा है केलकर टास्क फोर्स ने, 13 साल पहले ही इसका डिस्कशन चालू हो गया था और ये विजय केलकर जी की टास्क फोर्स बनाई गई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। ठीक है, अब ये विजय केलकर जी हैं कौन? विजय केलकर जी मैं आपको बता दूं, ये चेयरमैन रह चुके हैं 13th फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। और ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और ये बहुत नामी गिरामी विजय केलकर जी इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, बहुत नामी गिरामी, ठीक है। इनकी कमिटी, एक टास्क फोर्स बनाया गया इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इन्होंने ही सबसे पहले जीएसटी का नाम उठाया, जीएसटी के बारे में, जीएसटी के कंसेप्ट को उठाया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीएसटी का बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कहां हुआ? लोकसभा में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इसको प्रेजेंट किया था, जो कि 122nd अमेंडमेंट बिल है। 2014 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया, कब? 19 दिसंबर 2014 को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जॉइंटली एक कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो कि जीएसटीएन है, इसको अपॉइंट किया गया है। ये क्या करेगी? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, जो कि टैक्स पेयर्स और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए मदद करेगी। मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको एक इंटरफेस देगी कि वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट देगी, सॉफ्टवेयर देगी जो कि वो यूज करके टैक्स पे कर पाएंगे। और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए एक इंटरफेस देगी जिससे वो पूरा जीएसटी के टैक्स को रिसीव करके मैनेज कर पाएगी, ठीक है। तो ये एक आईटी कंपनी एक तरीके की सेटअप करी गई है। अब जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं मैं बता दूं उनको क्या करना है। एग्जिस्टिंग जो वैट, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स पेयर्स थे, मतलब जो लोग ऑलरेडी देते थे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको कोई अप्लाई नहीं करना रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब जो बिजनेस वाले लोग जो बिजनेस करते थे, ठीक है, बिजनेस पर्सन, एंटरप्राइज, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लीगली देते थे, उनको जीएसटी के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो न्यू डीलर्स हैं उनको एक सिंगल एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है जीएसटी के साइट पे जाके उनको मिल जाएगा, वो उनको
वन टाइम भरना पड़ेगा, जो भी न्यू डीलर्स हैं, न्यू बिजनेस पर्सन्स हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स देना चालू करेंगे 1 जुलाई से पहले। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीएसटी के बारे में, और कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि जीएसटी एक्चुअल में गवर्न कौन करेगा। जीएसटी काउंसिल एक बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, जीएसटी काउंसिल एक तरीके की बॉडी है, जो भी जितने भी चेंजेस होंगे, इट इज अ बॉडी एक्चुअली। ठीक है, जितने भी चेंजेस होंगे कहां पर, जीएसटी में, जीएसटी के लॉज में जितने भी चेंजेस होने वाले हैं, उसके रेट्स में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, वो ये बॉडी डिसाइड करेगी। ठीक है, इसका चेयरमैन होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी अरुण जेटली जी। ठीक है, और इसके मेंबर्स होंगे जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, स्टेट के जितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, जो वोट्स देने पे ही कोई डिसीजन होता है, ठीक है, वोटिंग राइट्स जिसे बोलते हैं, उसमें सेंटर का 1/3 है। ठीक है, सेंटर का, और स्टेट का है हमारा 2/3। ठीक है, और जितनी भी स्टेट्स हैं सबका इक्वल वोटिंग राइट है, सबको इक्वल पावर है वोटिंग करने की। ठीक है, और अगर कोई डिसीजन होता है, ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर होता है जीएसटी के केस में, जीएसटी के रेट्स के केस में, उसके किसी लॉ को अमेंड करने के केस में, तो उसकी बॉडी जो भी काउंसिल है, इसको कम से कम 3/4 वोटिंग से पास होना पड़ेगा। 3/4 वोटिंग से इसको पास होना पड़ेगा, तभी वो डिसीजन, वो रेट इंप्लीमेंट होगा, जीएसटी में चेंज इंप्लीमेंट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीएसटी के बारे में। आई होप आपको जीएसटी अब कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह का टैक्स है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।